अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि रिक्वायरमेंट को हमने सिस्टमैटिक तरीके से गैदर करना है, ताकि हमारा जो सिस्टम, जो हमारा सॉफ्टवेयर बने, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स हो, कस्टमर की नीड को रिप्रेजेंट करता हो, सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल ना हो। यहाँ पे अच्छा, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो होता है, एक सक्सेसफुल जो सिस्टम होता है, कौन सा होता है? ट्रिपल कंस्ट्रेंट की मैंने बहुत दफा बात की है। ट्रिपल कंस्ट्रेंट एक सक्सेस का क्या, ट्रिपल कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि हम बात करते हैं स्कोप, टाइम और कास्ट। सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर क्या है? जो जो कि स्कोप में जितनी रिक्वायरमेंट लिखी है वो फुलफिल करे, मीन सारी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट हो रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, और गिवन टाइम के अंदर, और गिवन जितना आपका प्री डिसाइडेड कॉस्ट है उसके अंदर इम्प्लीमेंट, बजट के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आपने स्कोप में से कुछ कम कर दिया, या आपने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, टाइम ज्यादा हो गया, बजट ज्यादा हो गया, तो वो अनसक्सेसफुल है। समटाइम कुछ जगहों पे क्वालिटी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट ऐड किया जाता है, क्वालिटी। क्वालिटी भी पूरी होनी चाहिए, क्वालिटी तो डेफिनेटली होती है, लेकिन मेनली तीन, एक सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है? स्कोप आपका कंप्लीट होना चाहिए, गिवन बजट और गिवन टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर होता है। अब हम कहते हैं हम रिक्वायरमेंट 7 स्टेजेस के थ्रू गैदर करते हैं, तो वो उसके थ्रू जब सिस्टम बनेगा तो वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करेगा। हमारा यहाँ पे जो सारा कोर्स है, इसका लिंक जो है वो स्कोप से है, मेनली हम स्कोप के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा पहले इंसेप्शन फेज, एक पढ़ी। इंसेप्शन के बाद हमने देखा कि 3 सेट ऑफ क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके बाद हमने लिस्टेशन पढ़ी। लिस्टेशन के अंदर हमने डिफरेंट लिस्टेशन टेक्निक्स देखी। बहुत सी डिफरेंट टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमने कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोटोटाइपिंग, सिनेरियोज, यूज केस, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू डॉक्यूमेंट्स रीडिंग। इसके अलावा हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट रीयूज, कुछ भी इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। एथनोग्राफी, आप डिफरेंट टेक्निक्स आपने देखी, इसके अलावा बहुत सी टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। इवन हमने देखा कि लिटरेचर में करंटली कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं यूज हो रही हैं। आप अगर इस पे रिसर्च करना चाहो तो आप किस टाइप की रिसर्च कर सकते हो। मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर दिए थे रीड करने के लिए, 5 to 6 एग्जांपल्स मैंने आपको क्लास में बताई थी रिसर्च आर्टिकल की, कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स। अब क्या होता है, हमेशा रिसर्च में पहले जो काम हो रहा होता है उस काम के अंदर कोई लिमिटेशन देखी जाती है, और उस वहां से इम्प्रूवमेंट लेके आई जाती है। अब प्रीवियस काम के अंदर आप देखते हो कि ये मसला है। जैसे जितनी मैंने तकनीक, 5 से 6 तकनीक आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसमें क्या होता है, मेनली कोलैबोरेटिव ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो रही है, मोबाइल ऐप के थ्रू हो रही है, वेब बेस्ड टूल के थ्रू हो रही है, विकीज के थ्रू हो रही है। तो डिफरेंट ऑथर्स ने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं और एक नई टेक्निक लेके आ जाते हैं। आपका काम क्या है, आपने सर्च करना है कौन कौन सी टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा आप अगर किसी पेपर, रीसेंट पेपर को पढ़ के उसके लिमिटेशन फाइंड आउट करो, और उस पर आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है एलेबोरेशन की। एलेबोरेशन आर एनालिसिस जो स्टेज होती है, उसके अंदर हम वो रिक्वायरमेंट जो हम एलिसिट करके ले आए हैं क्लाइंट से, रजिस्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू हमने उन्हें एलेबोरेट करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सप्लेन करना है, मतलब मीन अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम अपने एंड पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सिस्टम से जो हम जो रिक्वायरमेंट यूजर से ले आए हैं उसको हमने अपने एंड पे अंडरस्टैंड करना है। आगे जाके हम देखेंगे एक यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट्स आप के अंदर आपको आप सिस्टम की बहुत सी और रिक्वायरमेंट एक्सपेंड करनी पड़ती हैं। जैसे एक रिक्वायरमेंट ऑथराइजेशन है। अब ऑथराइजेशन कैसे में से टेक्स्ट फील्ड खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितने करेक्टर्स का होना चाहिए, चेक्स पॉइंट लगाने हैं, किस टाइप की चीज, सारी हम इन रिक्वायरमेंट को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं गोल ऑफ, हम एलेबोरेशन स्टेज की बात करेंगे आज।
आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीजें देखी है। एलेबोरेशन स्टेज आज का लेक्चर है हमारा जो है, अभी ये वाला लेक्चर, ये पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का एक दफा मैं आपको गो थ्रू करवा रही हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि आप भूल चुके होंगे, आपके माइंड से वो चीजें चली गई होंगी। मैं मेनली वो चीजें वापस लेके आ रही हूँ ताकि ये लेक्चर जो है एक रिवीजन है, ताकि आपको वो सारी चीजें याद आ जाए, आपका एक माइंड सेट हो जाए। उसके बाद हम अगले आने वाली जो हमारे लेक्चर्स हैं वो इस पे बेस करेंगे। तो हम इसको, क्योंकि ये आपने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, मैंने इंडिविजुअल इस पे लेक्चर लिए थे, आज मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। एलेबोरेशन स्टेज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एसआरएस की बात करेंगे। एलेबोरेशन स्टेज में क्या होता है, हमारा रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाता है, एनालिस्ट करते हैं। मेनली ये फर्स्ट टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होती है सिस्टम की। टेक्निकली हम देखते हैं जो चीजें यूजर से रिक्वायरमेंट आ गई हैं, यूजर से रिक्वायरमेंट लेके आ गए हैं, अब टेक्निकली हम देखते हैं कि हम इस चीज को किस तरह से करेंगे। सिस्टम को पार्टीशन कैसे करना है, ग्राफिक्स आप इसमें यूज कर रहे होते हैं, डायग्राम्स की सूरत में कर रहे होते हो। हम प्रॉब्लम डोमेन के अंदर रहते हुए बात करें, क्योंकि हमारा सारा कोर्स रिक्वायरमेंट पे बेस कर रहा है, तो हमने डिजाइन की तरफ नहीं जाना है, इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से नहीं, हम प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं इसमें मेनली। रूल्स ऑफ थंब क्या है कि फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट दैट आर विजिबल विद इन द प्रॉब्लम और बिजनेस डोमेन। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन शुड बी रिलेटिवली हाई। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपने मेन वो डीप डाउन अंदर नहीं जाना है। जैसे मतलब अगर आप इनसाइड मूव करने शुरू हो गए, हम डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से चले जाते हैं, हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाना, हमने उसे प्रॉब्लम डोमेन के अंदर रहते हुए देखना है। हर कोई भी, हम क्यों डायग्राम बनाते हैं, एनालिसिस क्यों करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो जाए, सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इजाफा। अच्छा, यहाँ पे तीन चीजें, जो एनालिसिस मॉडल होता है, जब हम उसे रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी तीन चीजों में हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इंफॉर्मेशन डोमेन वो डायग्राम जो हम बना रहे होते हैं एलेबोरेशन में, या तो वो हमें डोमेन के बारे में कुछ बता रही होती है, या फंक्शनैलिटी के बारे में, या बिहेवियर के, सिस्टम के बिहेवियर के बारे में कुछ। वो अगर कोई भी डायग्राम, कोई भी एनालिसिस मॉडल आपको सिस्टम के बिहेवियर, सिस्टम के फंक्शन या सिस्टम की डोमेन के बारे में कोई चीज नहीं बता रही, तो वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरी नहीं है कि हर डायग्राम जो आप यहाँ पढ़ते हो हर तरह के सिस्टम में बनाई जाती है, हो सकता है किसी तरह के सिस्टम में नहीं बनाई जाती हो, किसी में बनाई जाती हो सूटेबल हो। अगर वो सूटेबल नहीं है तो आपने नहीं बनानी। अगर वो आपके अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर रही है सिस्टम के बिहेवियर के बारे में, फंक्शन के बारे में या डोमेन के बारे में, तो देन आपने वो डायग्राम बना लेनी है। सिस्टम में आपने कपलिंग को मिनिमम करना होता है, ये एक जनरल सी बात है, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में शायद पढ़ी होगी। कपलिंग मिनिमम होनी मीन्स जितना आपका सिस्टम के पार्ट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम में कपलिंग मिनिमम हो, ताकि सिस्टम जो है इंडिपेंडेंटली काम करे, जिसकी वजह से कम्प्लेक्सिटी आने के चांसेस कम होते हैं, और अगर आप बाद में कोई चीज ऐड करते हो तो आपको इजीली मेंटेनेबल होता है। मॉडल शुड वैल्यू ऑल द स्टेक होल्डर्स। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स के बाद आप मॉडल ये एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें एनालिसिस आप सब स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से करें। ये नहीं है कि जैसे कुछ को आपने स्किप कर दिया तो आपका सिस्टम तो कुछ स्टेक होल्डर्स की नीड्स को पूरा ही नहीं करेगा। आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स के यूनिट्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक हमारा स्टेक होल्डर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है एक ग्रुप, हमारा फैकल्टी का एक ग्रुप, हमारा मैनेजमेंट का है, तो हमें इन सब स्टेक होल्डर्स को वैल्यू देनी चाहिए इन एनालिसिस मॉडल में। सिंपल होना चाहिए, मैक्सिमम सिंपल रखने की कोशिश करें। अब ये जो एलेबोरेशन या एनालिसिस मॉडलिंग स्टेज है इसमें हम दो तरह का एनालिसिस करते हैं, एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, एलेबोरेशन स्टेज में हम दो तरह का एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, आपके सिस्टम में डाटा क्या आ रहा है, कौन सा डाटा है, क्या प्रोसेसिंग होती है, कौन सी इनपुट आ रही है, क्या आउटपुट जनरेट हो रही है,
ये इस सब के साथ डील कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में इतना समझ लें कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर दो तरह का एनालिसिस होता है, स्ट्रक्चर एलैबोरेशन स्टेज में स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनपुट आ रही है, उनके ऊपर क्या प्रोसेसिंग हो रही है और क्या आउटपुट जनरेट होती है, हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस टोटली इसके साथ डील कर रहा होता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आप क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे ऊपर आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, हम क्लासेस की बात करते हैं। क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोलैबोरेशन होती है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करके वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम इसमें ये चीज देखते हैं। क्या एनालिसिस मॉडल्स के अंदर एनालिसिस मॉडल एलैबोरेशन स्टेज को एनालिसिस भी कहा जाता है। अब एलैबोरेशन के अंदर दो तरह के एनालिसिस होते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर के अंदर डाटा के फ्लो को, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को देखा जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्लासेस और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी तरह की डायग्राम बनाई जाती हैं, या कौन सी तरह की मॉडलिंग होती है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम एक तरह की मॉडलिंग करते हैं, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, ठीक। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग, तीन तरह की मॉडलिंग करते हैं। पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग होती है। फ्लो के नाम से जैसे समझ आ रही है कि फ्लो का मतलब क्या है, डाटा के फ्लो को दिखाया जा रहा होगा। डाटा स्ट्रक्चर डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, प्रोसेसिंग नैरेटिव, डिफरेंट तरह की डायग्राम बनाई जाती है। इनमें से हम एक मेनली डाटा फ्लो डायग्राम्स को देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आपकी तीन तरह की मॉडलिंग होती है, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर सिनेरियो मैंने आपको रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक में भी बताया था। सिनेरियोज कैसे होते हैं, आप एक क्लाइंट से पूछते हो एक काम परफॉर्म करना है तो क्या 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 चीजें आप करेंगे, क्या क्या स्टेप्स करेंगे। आप सिनेरियोज की फॉर्म में बात करते हो, एक प्री उसका होती है, प्री कंडीशन होती है, एक पोस्ट कंडीशन होती है। सिनेरियो स्टार्ट होने से पहले ये होना चाहिए, सिनेरियो एंड होगा तो ये होगा, और दरमियान में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले लॉग इन होना चाहिए। आपके पास एक यूनिवर्सिटी का आईडी होगा तो आप रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और जब एंड होगी तो ये कोर्सेज XYZ कोर्सेज आपके रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक हो गया। आज सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हम किस किस तरह की डायग्राम्स बनाते हैं, यूज केस टेक्स्ट होता है, यूज केस डायग्राम्स होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम होती हैं, स्विमलेट डायग्राम होती हैं। क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर क्या होती है, क्लास डायग्राम बनाई जाती है, एनालिसिस पैकेजेस, सीआरसी मॉडल्स, कोलैबोरेशन डायग्राम। बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर हम स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इन सब चीजों को आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होगा, क्योंकि आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ। हमने रिक्वायरमेंट को जब रिक्वायरमेंट इलिसिट कर ली है तो हम एनालिसिस फेज में आ जाते हैं। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके, और सिस्टम की कौन कौन सी तरह की एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम किस तरह की मॉडलिंग करते हैं, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर हम डाटा फ्लो डायग्राम, मतलब सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग हो रही है, कौन सी इनपुट आ रही है, कौन सी आउटपुट जनरेट हो रही है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर हम सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग करते हैं। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम यूज केस डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, इस तरह के डायग्राम। क्लास बेस्ड मॉडलिंग में क्लासेस बनाते हैं, क्लास डायग्राम, सीआरसी कार्ड। बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर स्टेट और सीक्वेंस डायग्राम बनाई जाती हैं। हम जल्दी से इन सारी डायग्राम का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये पूरी चारों आपको बताऊंगा, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में क्या होता है, क्लास बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है, बिहेवियर में क्या होता है, फ्लो ओरिएंटेड में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर एक चीज थी यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो होती है वो बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, हम एक एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम यूज केसेस। अब समझ लें जल्दी से, एक्टर क्या होता है, कोई भी चीज जो कि सिस्टम के बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है उसको हम एक्टर कहते हैं। कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर से सिस्टम से इंटरेक्ट कर रही होती है वो एक्टर होती है। वो एक्टर कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो एक्टर वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम के साथ बाहर से जो इंटरेक्ट करेगा वो
एक्टर होगा, और एक्टर कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। ह्यूमन बीइंग हो सकता है, नॉन ह्यूमन एक्टर की एग्जांपल क्या हो सकती है? कोई मशीन हो सकती है, हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है, या कोई और सॉफ्टवेयर सिस्टम हो सकता है, कोई लेगेसी सिस्टम हो सकता है जो ऑलरेडी है, उसने इसके साथ यूज होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एचआर की एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर देते हैं, तो फाइनेंस का एक सिस्टम है जो कि ऑलरेडी सिस्टम है, और उसने ये अटेंडेंस वाले सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना है, इसके साथ वो इंटरेक्ट करना है। तो कोई भी चीज अब यहाँ पे जो फाइनेंस का सिस्टम होगा वो एक एक्टर होगा इस अटेंडेंस वाले सिस्टम के लिए। तो एक्टर कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट करके, ह्यूमन भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, कोई और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीएम की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस केस में सबसे पहले हमने एक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो एटीएम में कस्टमर होता है जो कि यूज कर रहा होता है, एक टेक्निकल पर्सन होता है, एडमिन टेक्नीशियन को कोई भी कह सकते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा होता है। तीसरा कौन सा इन्वॉल्व होता है? बैंक होता है, जो बैक एंड पे आज जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, वहाँ अपडेशन हो रही होती है, यहाँ आप लॉग इन करते हो तो वहां से आप क्रेडिट की इंफॉर्मेशन आती है, तो वो सारा थर्ड एक बैंक होता है। आप फर्स्ट स्टेप आपने ये कर लिया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने यूज केसेस बनाने हैं। अब ये देखें, फर्स्ट स्टेप में जो आपने एक्टर डिफाइन किए हुए हैं, सोचें कि वो एक्टर क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टर कस्टमर है, कस्टमर क्या क्या कर सकता है बैंक में? कस्टमर कार्ड वेरिफिकेशन कर सकता है, कस्टमर क्या करता है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है, क्या क्या काम परफॉर्म कर सकता है, उनकी लिस्ट बना लें, वो सब यूज केसेस होंगे। अब ये काम परफॉर्म करने के लिए कस्टमर को बैंक के साथ ये सारे यूज केसेस जो है, ये काम परफॉर्म करने के लिए बैंक के साथ डील करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कस्टमर हमारा कस्टमर हो जाएगा प्राइमरी एक्टर, और सेकेंडरी एक्टर। प्राइमरी एक्टर वो होता है जिसकी वजह से एक एक यूज केस जो इनिशिएट हो रहा होता है काम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होटल में जाते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब आपकी वजह से एक काम इनिशिएट हुआ है, और उसके बाद उसमें और एक्टर भी इन्वॉल्व हो गए हैं। फॉर एग्जांपल शेफ ने कुकिंग स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद वहां वेटर्स ने आपको प्लेट्स ला के दी हैं, तो ये दूसरे एक्टर्स भी बीच पे इन्वॉल्व हो गए हैं आपके बजाय। आप प्राइमरी एक्टर थे, बाकी सेकेंडरी एक्टर्स हैं। तो इस तरह यहाँ पे अगर कस्टमर एक ट्रांजेक्शन करता है, तो कस्टमर जो है वो प्राइमरी एक्टर है, और बैंक सेकेंडरी एक्टर, जिसकी वजह से कस्टमर की वजह से वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद उसने बैलेंस एडजस्ट करना है या जो भी काम करना है। तो पहला स्टेप क्या है? एक्टर्स डिफाइन करना। दूसरा स्टेप, वो एक्टर्स जो काम परफॉर्म कर सकते हैं आपने वो डिफाइन करने हैं, वो हमारे यूज केसेस बन जाएंगे। यूज केस आपको बताता है कि प्राइमरी एक्टर कौन से हैं, सेकेंडरी एक्टर कौन से हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, प्राइमरी एक्टर वो जो इनिशिएट कर रहा होता है, सेकेंडरी एक्टर जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। व्हाट आर द एक्टर्स गोल? अच्छा, कोई एक परफेक्ट यूज केस होता है, वो जो सारी चीजें बताता है। मेनली आपके यूज केस के अंदर एक यूज केस जो कॉमनली यूज होते हैं, उसमें यूजर्स एक्टर्स होते हैं, उसके अलावा यूज केसेस होते हैं, सिस्टम बाउंड्री होती है, और एक्टर और यूज केस का इंटरेक्शन होता है, और यूज केस का आपस में इंटरेक्शन होता है। ये चीजें एनअप होती हैं। इसके अलावा आप जितना हम डायग्राम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं ना, अपनी सिस्टम के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग, वो सिस्टम जो आपने बिल्ड करना है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आप अपनी बढ़ा रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग डायग्राम को एक्सपेंड किया जा सकता है, मजीद एक्सप्लेन करते जाते हैं आप, उसमें और एडिशन करते जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होती जाएगी। तो मेनली ये चीजें होती हैं। उसके अलावा आप प्री कंडीशन भी ऐड कर सकते हो किसी सिनेरियो में। आप उसके अलावा आपका एक्टर क्या बता सकता है, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, एक्सेप्शन क्या आ सकती हैं, वेरिएशन कौन सी पॉसिबल है। ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपका यूज केस आंसर करता है, एक परफेक्ट यूज केस। मेनली हमारे जो होते हैं, मेनली उसके अंदर एक्टर, प्राइमरी एक्टर, सेकेंडरी एक्टर्स, गोल, क्या काम परफॉर्म करना है, प्री कंडीशन समटाइम्स हो जाती है, मेनली ये चीजें नहीं हो रही होती। यूज केस कहाँ पे यूज होते हैं? यूज केस के हर जगह पे यूज हो रहे होते हैं। मेनली आप जब रिक्वायरमेंट, इवन जब आप यूज टू हो जाते हैं सिस्टम के, जब आप इसके बाद जॉब करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, इवन
जब कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट दे रहा होगा, मीनवाइल आप बजाय इसके कि आप पूरा सेंटेंस चाहिए, आप यूज केस बना लेते हो, आप कस्टमर को एक ओवल लिखते हो, उसके अंदर बोर्ड बना लेते हो, यूज केस का इंटरेक्ट कर देते हो, ये वाला यूजर ये बनाना चाह रहा है। एंड दे आर एसेंशियल टूल इन द रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग प्लानिंग। कैप्चरिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी ये एक टूल है, प्लानिंग कंट्रोलिंग। कैप्चरिंग यूज केस इज वन ऑफ द प्राइमरी टास्क फॉर एलेबोरेशन फेज। एक तो रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन में भी यूज होता है, एलेबोरेशन स्टेज में सबसे पहले ये फर्स्ट टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके सिस्टम की। यूज केस डायग्राम सबसे पहले हम बनाते हैं, फिर यूज केस का टेक्स्ट लिखा जाता है और यूज केस के टेक्स्ट को आगे हम दूसरी सारी डायग्राम्स बनाने के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इवन जब क्लास डायग्राम के अंदर हम ग्रामेटिकल पार्सिंग करते हैं तब भी हम इस टेक्स्ट को यूज कर रहे होते हैं। एवरी यूज केस इज पोटेंशियल रिक्वायरमेंट यू हैव कैप्चर्ड ए रिक्वायरमेंट यू कैन नॉट प्लान टू डील विद। यूज केस एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यूजर है ऑथेंटिकेट कर सकता है, यूजर है वो अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकता है, यूजर है वो व्यू डॉक्यूमेंट कर सकता है, एक टीचर है वो अटेंडेंस मार्क कर सकता है, मार्क असाइनमेंट कर सकता है। तो ये सारे जो होते हैं एसेंशियली यूज केस जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स ही होते हैं। Some people list and discuss the use cases first then do समार्टिंग। अच्छा, मेनली आप रिक्वायरमेंट को लिस्ट करते हुए यूज कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिस्टम की फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ये यूज केसेस जो होते हैं वो सिस्टम को एक्सटर्नल व्यू सिस्टम का बता रहे होते हैं। एक्सटर्नली एक्टर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं सिस्टम के, जो सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, और एक्टर्स का सिस्टम से इंटरेक्शन जो होता है वो यूज केस डायग्राम दिखाती है, एक्सटर्नल व्यू ऑफ सिस्टम दिखा रही होती है मेनली। तो उसके अलावा क्या चीज है कि जो फंक्शनैलिटी है वो दिखा रही होती है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो होती है वो हेल्प हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हेल्प नहीं करती। आगे जाके हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखेंगे, लेकिन यहाँ तक के लिए इतना समझ लें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेन सर्विसेज जो सिस्टम की होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है जो कि जैसे रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, सिस्टम की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती है। तो हमारे यूज केस जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ डील नहीं कर रहे होते, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल नहीं होते। सिनेरियो क्या होता है, हमने रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन में एक तकनीक पढ़ी थी सिनेरियो। सिनेरियोज के थ्रू रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट की जाती है। सिनेरियो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि एक इंटरेक्शन को, यूजर के सिस्टम से इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, आपने एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर एक प्रोडक्ट बाय करनी है, तो उसके लिए आप एक सिनेरियो लिखना चाहते हो तो क्या होगा, द कस्टमर ब्राउज द कैटलॉग एंड ऐड डिजायर्ड आइटम्स टू द शॉपिंग basket when the customer wishes to pay. The customer describes the shipping and credit card information and confirms the sale. The system checks the authorization on the credit card. अच्छा, ये देख लें, स्टैडियो क्या होता है, जो काम करना है उसको स्टेप्स में लिखते हैं। जैसे बाय प्रोडक्ट सबसे पहले कस्टमर ब्राउज करता है, उसमें से पसंद करता है, पसंद करके बास्केट में डाल लेता है, कार्ट में डाल लेता है, फिर कस्टमर पे करता है, शिपिंग कार्ड की इंफॉर्मेशन देता है, कंफर्म करता है ऑर्डर को, फिर ऑथराइजेशन उसकी चेक की जाती है, क्रेडिट कार्ड वैलिड है या नहीं, कंफर्म किया जाता है, आपको फॉलो अप ईमेल कर दिया जाता है। तो इन स्टेप्स में काम होता है। सिनेरियो क्या होता है, स्टेप्स को बता रहा होता है। The scenario is one thing that can happen. However, the credit card authorization might fail. This would be separate scenario. Use case अब क्या होता है? Use case is set of scenario tied together by user goal. अब एक चीज है buy product, buy करनी है तो इसका एक use case बनेगा। Scenario के अंदर एक सिंपल आप बताते हो, अल्टरनेटिव पाथ जो होते हैं वो एक सेपरेट सिनेरियो बनते हैं। तो यूज केस जो होता है वो सेट ऑफ सिनेरियो आप कह सकते हैं कि कॉमन जो एक बाय प्रोडक्ट एक सिनेरियो होगा, अब उसमें ऑथराइजेशन जो होती है वो फेल भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, वो डिफरेंट सिनेरियोज मिलके एक यूज केस बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं यूज केस टेक्स्ट की है। buy a product, customer browse through catalog, steps लिखा हुआ है, customer goes to check out, customer fills the shipping information, system presents full pricing information, customer fills in credit card information, authorized, confirms, system end। अब अगर नॉर्मल फ्लो ऑफ एक्शन होंगे, नॉर्मल सारी चीजें चलेंगी तो ये एक्शन होंगे। अल्टरनेटिव अगर कुछ गलत होगा, जैसे सिस्टम ऑथराइज परचेज, अब 6 स्टेप पे
फेल भी हो सकती है ऑथराइजेशन, उस केस में क्या होगा, रीट्राई होगा। उसके अलावा 3 जो है, कस्टमर फिलिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन, सिस्टम डिस्प्ले करंट शिपिंग इंफॉर्मेशन। पहले आपने कुछ परचेज किया था वो करंट दिखाता है, अगर आपने चेंज करना है तो आप डिलीट कर लेते हो, नहीं तो आप वही वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो। अब इसमें से कुछ भी अल्टरनेटिव एक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे ये बताने का क्या मकसद है, एक तो नॉर्मल फ्लो ऑफ वर्क होता है, उसके अलावा कुछ और आपके अल्टरनेटिव एक्शन होते हैं। There are also additional sections you can add. For example, you can add line of precondition. अच्छा, यहाँ पे जो यूज के टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट में और भी बहुत सी चीजें ऐड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, असम्पशंस, उसके अलावा आप क्या ऐड कर सकते हो, यूज केस का नेम, यूज केस का आईडी, प्री पोस्ट कंडीशन, असम्पशंस, ये सारी चीजें आप इसमें और ऐड कर सकते हो। अच्छा, आपकी, मैं बार बार बताती हूँ, एक डायग्राम बनाने का मकसद क्या है, आपकी सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होना। आप उसके लिए, एक मैंने बात की थी, कोई कोई भी जो स्टैंडर्ड है वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक है, परफेक्ट है, आप यूजफुल होता है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लो, कस्टमाइज कर लो। अब यहाँ आप डिफरेंट बुक्स से पढ़ते हो, डिफरेंट डायग्राम देखते हो, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा यूएमएल नोटेशन का, आप डिफरेंट बुक्स से देखते हो, आप नेट से देख रहे हो डिफरेंट डायग्राम, आप कुछ चीजें जो होंगी वो आपकी कंपनी के लिए ठीक सुटेबल होंगी, आप जहाँ आप पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जरूरी होंगी, आप उन चीजों को अडाप्ट कर दो, बाकी चीजों को निकाल दो। UML provide two ways to draw a use case. UML यूनिफाइड मार्जिन लैंग्वेज वो है, रिप्रेजेंट करता है कि आप किस किस सिंबल कौन से यूज कर सकते हो। तो वो दो तरीके पर कहता है यूज केस को ड्रा करने के लिए। एक क्या है कि सिंपल हम ओवल की फॉर्म में बनाते हैं, एलिप्स की फॉर्म में बनाते हैं और सेंटर में उस काम का नाम लिख देते हैं यूज केस का। फॉर एग्जांपल एक यूजर है जो कि फॉर एग्जांपल HR मैनेजर है, व्यू अटेंडेंस रिकॉर्ड, जनरेट रिपोर्ट कर सकता है, तो हम इसमें एलिप्स बना के उसके अंदर वो काम लिख देते हैं। दूसरा क्या वे है, दूसरा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि हम एक रेक्टेंगल बना देंगे और उसके अंदर अगर आप ये जो ओवल एलिप्स की फॉर्म में है, इसमें हम जस्ट नाम लिखते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आपको मजीद एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है, एक्सटेंशन पॉइंट्स लिखने हैं या आपने और चीजें ऐड करनी है, तो उसके लिए यूएमएल रिकमेंड करता है कि आप ये नोटेशन यूज करें। इसमें आप एक रेक्टेंगल करते हैं और ये बताने के लिए कि ये हमारा यूज केस है। आप यहाँ पे देखें, टॉप राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा लिस्ट बना देंगे ताकि ये पता चल सके ये यूज केस है। एग्जाम्पल है, एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, एक्टर्स कोई काम परफॉर्म करता है, ट्रेडिंग मैनेजर सेट लिमिट्स करता है। यूज केस क्या होता है, जो कि वो एक्टर काम परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम यूज केस कहते हैं। इसके अलावा इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइज, ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। एक एक्टर का सिस्टम से इंटरेक्शन होता है, एक एक्टर का यूज केस से इंटरेक्शन होता है जो कि सिंपल रिलेशनशिप है, और एक्टर्स का आपस में भी, सॉरी, यूज केसेस का आपस में भी रिलेशनशिप होते हैं जो कि इंक्लूड, एक्सटेंड, जनरलाइज इस टाइप के होते हैं। पिछली एग्जांपल में एक्टर कौन कौन से थे, ट्रेडिंग मैनेजर, ट्रेडर, अकाउंटिंग सिस्टम, मैंने कहा था ह्यूमन एक्टर्स भी होते हैं, नॉन ह्यूमन। यहाँ पे देखिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, कोई और सिस्टम जो है वो एक्टर है, सेल पर्सन एक एक्टर है, ये सारे एक्टर्स हैं। अच्छा, एक एक्टर जो होता है वो मल्टीपल रोल्स भी प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिंग मैनेजर, एक बंदा है वो मैनेजर भी है और ट्रेडर भी है, एक बंदा है सेल पर्सन भी है और ट्रेडर भी है, तो मल्टीपल रोल भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात की बताई हुई है। एक्टर को कैसे यूज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बता दिया कि एक लिस्ट शो होता है और इसके अलावा जो एमएल रिकमेंड करता है कि इस तरह से शो कर लें जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी हो। एक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेफर्ड किया जाता है, एक ह्यूमन एक्टर्स भी होते हैं, नॉन ह्यूमन एक्टर्स भी होते हैं। ह्यूमन एक्टर के लिए आप ये स्टिक फिगर यूज कर सकते हैं, नॉन इसके अलावा आप सिंपल ये एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर एक्टर कीवर्ड लिखते हैं और उसके अंदर उसका नाम लिख देते हैं, कस्टमर है, कौन है। उसके अलावा अगर आप कोई और फॉर एग्जांपल कोई और सिस्टम है, डाटाबेस सर्वर है जिससे इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो आप ये सिंबल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सॉफ्टवेयर कोई और सिस्टम है तो आप एक कंप्यूटर बना के इस तरह से
वो भी एक सिस्टम बना सकते हैं एक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन कुछ दी हुई है कि एक्टर्स किन किन चीजों को आप एक्टर कह सकते हो, किन चीजों को आप एक्टर नहीं कह सकते। अच्छा, कोई भी चीज जो आपके सिस्टम के बाहर से इंटरेक्ट करती है वो एक्टर होती है, जिसने कोई काम परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखें। अब आपने सेंड बिल आउट, हम अगर यहाँ पे एग्जांपल करते हैं कि पाकिस्तान पीटीसीएल एक बहुत बड़ा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। जब पीटीसीएल बिल जनरेट करता है, सेंड सेंड आउट बिल, अब उसने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे कस्टमर्स को बिल भेजना है। इसके अंदर मेनली तो कस्टमर के लिए बिल जनरेट हो रहा है, कस्टमर को भेजा आ रहा है। तो इसमें एक और एक्टर है जो कस्टमर है, जिसका कोई इंटरेक्शन शो नहीं होगा। क्या वो शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपने इसको दिखाना है यूज केस के अंदर या नहीं दिखाना। सिस्टम, तीसरी बात, सिस्टम बाउंड्री। हमने देखा यूज केसेस, एक्टर्स कौन होते हैं जो सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, और सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए क्या काम परफॉर्म करते हैं, वो यूज केसेस होते हैं। और एक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिस्टम को, यूज केसेस को कैसे। अब हम सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री क्या है, ये हमारा स्कोप है, ये चीजें हमारा सिस्टम का पार्ट है और बाकी चीजें हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। use case capture the functionality of particular subject. Anything not realized by the subject is considered outside the system boundary. जितने भी use cases होंगे, जो काम सिस्टम हमारे ने परफॉर्म करना है, जो फंक्शनैलिटी करनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी सिस्टम की बाउंड्री हम बना के उसके अंदर लिख देते हैं, ये काम हम करेंगे, बाकी काम हम नहीं करेंगे। देखें, ये टेक्निक जो है वेरी यूजफुल इन डिटरमिनिंग द स्कोप एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे स्कोप डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। हम एग्जांपल देते हैं कि एटीएम सिस्टम है। एटीएम सिस्टम एग्जांपल किस लिए दी जा रही है, देखें। एटीएम सिस्टम है, आप डिजाइन कर रहे हो, आप डिस्कशन करते करते आपकी डिस्कशन क्या बैंकिंग सिस्टम पे चल जाती है। आप बैंकिंग तो इन्वॉल्व होती है एटीएम से, आप बैंकिंग पे बात करनी शुरू, वो एक अलग बहुत बड़ा सा सिस्टम है, आप उसको मॉडल नहीं कर रहे, आप सिर्फ एटीएम के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो आपने यहाँ तक रहना है, पीछे जो बैंकिंग का काम है वो बैंकिंग ने खुद से हैंडल करना है, वो एक अलग सिस्टम कर रहा होगा। हमारे सिस्टम की बाउंड्री क्या है, हम सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल विदड्रॉ कर रहे हैं, विदड्रॉ करके बैंकिंग वाला सिस्टम अपडेट कर लेगा, हमने उसके काम में ऐड नहीं करना। आपने अंडरस्टैंड, जो यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, ये चीजें मेरी सिस्टम की बाउंड्री का पार्ट है और ये चीजें मेरी पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस हम बायोमेट्रिक कर रहे हैं, और अटेंडेंस को मॉडल करते करते फाइनेंस जो है, एचआर जो है वो हमारा फाइनेंस से लिंक है, और हमारी एम्प्लॉयज की सैलरी वहां से जनरेट होती है। तो हम फाइनेंस के अंदर ही ना चले जाएं और फाइनेंस को मॉडल करना शुरू कर दें। हमने अपनी पर्टिकुलर गोल पे रहना है कि ये चीजें हमारी बाउंड्री का हिस्सा है और ये चीजें हमने करनी है, और वो चीजें सिस्टम बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली आप बाउंड्री बनाते हैं अपने दूसरे से। ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है। अब इंक्लूड, जनरलाइज एंड एक्सटेंड, तीन तरह के रिलेशनशिप है। आपने पढ़ा होगा दो यूज केसेस के दरमियान, एक तो सिंपल एक एक्टर का यूज केस के साथ इंटरेक्शन होता है, एक्टर ये काम परफॉर्म कर सकता है। अब दो यूज केसेस क्या है, दो यूज केसेस का आपस में अगर इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, तो वो क्या इंक्लूड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है। इंक्लूड क्या है, अगर आप बार बार यूटिलाइज कर रहे हो किसी चीज को, किसी बिहेवियर को बार बार यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप उसे इंक्लूड कर लेते हो, बजाय इसके आप उसे बार बार बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये यूज केसेस केस अगर दो ये दो यूज केस इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम एक दफा ड्रा कर लेते हैं और इस दोनों के साथ इंक्लूड करवा लेते हैं। अब इंक्लूड की एक और क्या बात याद रखें, इंक्लूड जरूरी होता है किसी भी यूज केस को परफॉर्म करने के लिए, ये काम करना जरूरी होता है, वहां पे हम इंक्लूड का रिलेशनशिप यूज करते हैं। अब जैसे एक एटीएम से विथड्रॉ करने के लिए कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी होता है, तो ये इंक्लूड होगा, कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी होगा। विथड्रॉ के साथ भी कार्ड वेरिफिकेशन इंक्लूड होगा, फंड ट्रांसफर के साथ भी कार्ड वेरिफिकेशन यूज होगा,
बैलेंस इंक्वायरी के साथ भी कार्ड वेरिफिकेशन यूज होगा। तो ये एक ऐसा है जो कि मल्टीपल के साथ यूज हो रहा है, तो हम एक बना के सबके साथ इंक्लूड करवा देंगे और ये कंपल्सरी है, मस्ट होना पॉसिबल है, मस्ट होना जरूरी है। generalize, you use the use case generalization when you have one use case that is similar to the another use case but does a bit more। एक यूज केस दूसरे यूज केस के तरह का है लेकिन थोड़ा सा कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, तो हम जनरलाइज कर लेते हैं। ये आपकी जनरलाइजेशन जो इनहेरिटेंस में जनरलाइजेशन आ रही होती है उस तरह की यहाँ यूज हो रही है। दूसरा है एक्सटेंड। ये एक्सटेंड जो है सिमिलर यूज जनरलाइजेशन की तरह का है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंक्लूड में हमने कहा था कि इंक्लूड वाला यूज केस जो है होना मस्ट है। जैसे विथड्रॉ करना है तो कार्ड वेरिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे कोर्स रजिस्टर करना है तो कोर्स रजिस्टर करने के लिए हेल्प आप गेट करते हो। हेल्प जैसे स्टार्टिंग सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो हेल्प चाहते हैं। अब बाकी आप दूसरे तीसरे साल में तो आप इतना यूज टू हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के, आपको नहीं हेल्प चाहिए, तो आप वो उसके बगैर भी काम कर लेते हो। एक्सटेंड वाला यूज केस अगर ना भी हो तो ठीक है, ये वाला अपनी वर्किंग परफॉर्म करता रहता है। अब यहाँ पे अगर विथड्रॉ होता और यहाँ पे अगर कार्ड आइडेंटिफिकेशन होता तो कार्ड आइडेंटिफिकेशन के बगैर तो विथड्रॉ हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे एक्सटेंड वाला जो यूज केस है उसके बगैर भी काम चल जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये भी मेनली उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। यूज केस have many extension points and extending use case may extend one or more of these extension points. You indicate which one line between the use case diagram। अच्छा, आपको क्या समझना है यहाँ पे? इंक्लूड कहाँ पे यूज करता है? व्हेन यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ इन टू और मोर सेपरेट यूज केसेस एंड यू वांट टू अवॉइड द रिपीटेशन। आप कार्ड आइडेंटिफिकेशन जो है हर जगह पे होनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन कोई बना रहे हैं जिसमें आप पहले ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, यूजर लॉगिन पासवर्ड दे रहा है और लॉगिन कर रहा है, लॉगिन बहुत सी जगहों पे होना है, हर काम परफॉर्म करने से पहले लॉगिन होना जरूरी है। तो लॉगिन इंक्लूड होगा सारे यूज केसेस में, बाकी काम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं लॉगिन होगा तो परफॉर्म हो सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, आप कोई और काम नहीं कर रहे तो वहां पे इंक्लूड होगा। Use generalization when you are describing variation on normal behavior and you wish to describe it casually। आप एक काम में थोड़ी सी वेरिएशन, एक नॉर्मल बिहेवियर उसमें वेरिएशन थोड़ी सी दिखा रहे हैं तो आप जनरलाइज कर सकते हैं। एक्सटेंड भी वहीं पे होता है कि नॉर्मल बिहेवियर है उसमें आप वेरिएशन दिखा रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोल वे में आप एक्सटेंशन पॉइंट बताते हो और आप कहते हो कि यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंशन पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको रजिस्टर की बात की थी, रजिस्टर यूज केस है वो एक्सटेंड करता है हेल्प यूज केस को, और एक्सटेंशन पॉइंट क्या है, इफ स्टूडेंट आर आप फर्स्ट सेमेस्टर, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंशन पॉइंट। थोड़ा सिस्टमैटिक वे है। अब यूज केस को लिखने का यूज केस टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, आपने एक यूनिक आईडी देना होता है। हमेशा मैंने रिक्वायरमेंट में बात की है, R1 R2 R3 रिक्वायरमेंट्स को भी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिक आईडी दिए जाते हैं। यहाँ पे यूज केस को भी, क्योंकि बाद में ये सारी चीजें यूटिलाइज होनी होती हैं इसलिए हम यूनिक आईडी देते हैं। यूज केस एक है उसका यूनिक आईडी होगा UC 1.2.1 जो भी है। ये वर्जन आगे आते जाते हैं, अपडेट होते हैं, इसलिए हम वर्जन के साथ इसे अपडेट करते जाते हैं। यूज केस का नेम होता है, उसके बाद उसमें कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने डिफाइन किए थे एटीएम में कस्टमर, बैंक और तीसरा कौन सा था, टेक्निकल पर्सन जो भी था वो इन्वॉल्व था। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देते हैं, ट्रिगर कौन सा किस वजह से स्टार्ट होगा ये यूज केस, ट्रिगर, प्री कंडीशन, इससे पहले क्या क्या होना चाहिए। कस्टमर हैज, फॉर एग्जांपल कस्टमर हैज एक्टिव डिपॉजिट अकाउंट, कस्टमर का एक एक्टिव अकाउंट हो, कस्टमर का एक्टिवेटेड एटीएम कार्ड हो उसके पास। पोस्ट कंडीशन किया है कि कस्टमर को कैश मिल जाए और कस्टमर का बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए जितना उसने विथड्रॉ करवाया है। इसके अलावा हम एक तीसरी पोस्ट कंडीशन भी ऐड कर सकते थे, फॉर एग्जांपल रिसीट जनरेट होती है ना, रिसीट जनरेट हो जाए। नॉर्मल फ्लो उसका बताते हैं यूज केस टेक्स्ट के अंदर कि ये कस्टमर इंसर्ट करेगा कार्ड, सारी चीजें मीन एक नॉर्मल फ्लो में हम बहुत सारे काम लिखते हैं जब सारे काम ठीक ठीक हो रहे हो।
कस्टमर एटीएम कार्ड एंटर करता है, कस्टमर पिन एंटर करता है, कस्टमर लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, कस्टमर वैलिडेट करता है, जो भी ट्रांजैक्शन टाइप देता है, विथड्रॉ करता है, और कार्ड उसके पास आ जाता है और वो पैसे भी दे देता है। अल्टरनेटिव फ्लो में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल नहीं चलता फ्लो, कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कार्ड एंटर किया तो आपने राइट सीधा नहीं ऐड किया, आपने कार्ड की वो जो है अपोजिट साइड से एंटर कर दिया, कार्ड ठीक तरीके से एंटर ही नहीं किया, जहाँ आपने पिन ठीक एंटर नहीं की, जहाँ आपका कोई भी काम, आपने जो विथड्रॉ करने के लिए कैश लिया उतना कैश नहीं है आपके अकाउंट में, ये सारी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, तो आप अल्टरनेटिव स्टेप लेते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन सी आ सकती हैं, इंक्लूड्स, अब किन किन यूज केसेस को इंक्लूड कर रहा है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आप अजम्पशन क्या करते हो। फॉर एग्जांपल विथड्रॉ कैश यूज केस, एन अजम्पशन कुड बी द बैंक कस्टमर अंडरस्टैंड ईदर इंग्लिश और, हाँ अजम्पशन है कि इंग्लिश या आपकी उर्दू लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता हो। फॉर एग्जांपल हमारे लिए अगर आपको ये दोनों लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आप यूज नहीं कर सकोगे, कुछ आप इश्यूज डिस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा, एक यूज केस, ये आपको एक सैंपल दिखाया गया है यूज केस टेक्स्ट का, जिसमें ये सारी चीजें हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हमारा मकसद हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है सिस्टम के बारे में, आप खुद से इसमें कोई पोर्शन ऐड कर सकते हो अगर आपको लगे कि इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आपको ये निकाल भी सकते हो। एग्जाम्पल, होम ओनर है, एक यूज केस की ये क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कैमरा को कॉन्फ़िगर कर सकता है, सेट अलार्म, कैमरा को एक्सेस करने में एक सेकंड एक्टर जो है कैमरा हार्डवेयर डिवाइस जो है वो भी इसके साथ लिंक होती है। अल्टरनेटिव एक्शन क्या होते हैं, कैन एक्टर टेक सम अदर एक्शन एट दिस पॉइंट। अच्छा, जब आपको लगता है कि एक यूज केस में अल्टरनेट एक्शन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक यूज केस, एक मैं बात करती हूँ, यूज केस एक्सपैंड हो सकता है, यूज केस को, एक यूज केस को एनालाइज करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। एक यूज केस में सिंपली बता दिया कि ये कस्टमर ये कर सकता है, अब उसके बीच में सारा फ्लो क्या होता है, कैसे काम परफॉर्म होता है, क्या चीजें चलती हैं, किन स्टेप में काम होता है, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, कौन कौन से पाथ फॉलो कर सकते हैं, कौन से अल्टरनेटिव एक्शन, अगर ये यूज केस अगर लॉगिन सही नहीं होगा यूजर नेम तो क्या होगा, अगर सही होगा तो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये सारे काम जो यूज केस को एक्सपेंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाई जाती है, जो कि अल्टरनेटिव एक्शंस अगर किस जगह पे आपने होते हैं। इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर बिहेवियर एंड वो एक्टर्स जो डिफरेंट पॉसिबल डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट, अगर लॉगिंग ठीक हो जाएगा तो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, अगर गलत होगा तो क्या परफॉर्म होगी। इस तरह से यूज केस को एक्सपैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट पाथ को देखने के लिए, जहाँ पर डिसीजन पॉइंट होते हैं वो देखने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने एंटर यूज पासवर्ड एंड आईडी, अगर वैलिड होगा तो क्या होगा, इनवैलिड होगा तो क्या होगा, वैलिड होगा तो मेजर फंक्शन सेलेक्ट करने हैं, उसने सेलेक्ट कर दिया फंक्शन, अब ये वाला कैमरा देखना है या ये वाला कैमरा देखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये व्यू कैमरा आउटपुट देखनी है, प्रॉम्प्ट कर देना है। ये एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। एक्टिविटी डायग्राम क्या है यूज केस में, क्योंकि आपने सिर्फ सिंपली एक काम बता दिया, यूज केस में एक एक्टर ये काम परफॉर्म करेगा, अब वो काम इंटरनली कैसे होना है, उसके अंदर अल्टरनेटिव पाथ्स आ सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिसीजन पॉइंट्स आ सकते हैं। ये एक सिंपल सी एक्टिविटी डायग्राम बनाई हुई है जिसके अंदर ये एक्टिविटी डायग्राम को स्टार्टिंग आप इस सिंबल से करते हो, ये उसकी एंड सिंबल है, ये डिसीजन पॉइंट है। इसके अलावा ये मर्जिंग के लिए भी यूज होता है, मल्टीपल डिसीजन पॉइंट में एक सिंगल इनपुट आ रही होती है और उसकी मल्टीपल आउटपुट है, कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये यहाँ पे जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ये इसको गार्ड कंडीशन कहते हैं। और इसके अलावा मर्जिंग के लिए भी ये यूज होती है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स आती हैं और एक आउटपुट जनरेट होती है। इसके अलावा 4 को नाइफ यूज होती हैं। तो हम देखते हैं एक्टिविटी डायग्राम। उसके बाद स्विम लेन डायग्राम, स्विम लेन जैसे स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं, जब भी कोई स्विमिंग का कंपटीशन होता है तो हर स्विमर से अपनी अपनी लेन के अंदर स्विम करना होता है। इसी तरह हम क्या, यहाँ पे एक्टर्स की लेन बनी होती है, होम ओनर कैमरा इंटरफेस के एक्टर्स हैं, एक्टर्स की लेन्स बनी हुई हैं, ये नीचे की तरफ
वर्टिकली आप यहाँ पे एक होम ओनर के नीचे होम ओनर जो फंक्शनलिटी कर सकता है वो सारी होंगी, कैमराज के नीचे कैमरा जो फंक्शनलिटी करता है वो होंगी, इंटरफेस के नीचे सारी फंक्शनलिटी, एक एक्टर जो काम सारे परफॉर्म कर सकता है उसकी जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो। ये सिस्टम की फर्स्ट ये पार्टीशनिंग होती है, किसी भी सिस्टम की हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं। होम ओनर एक पार्टीशन ये बन गया है, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन। आप एक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो और एक्टर्स को लेंस बना देती है और वो एक्टर जो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल, अगर हम इसको रिमूव करके कंबाइन कर देते हैं जो एक्टिविटी डायग्राम में बन जाती है। एक्टिविटी डायग्राम को हम स्विंग लेन डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टर के लिहाज से उसके काम जो होते हैं उसके लेन के अंदर मेंशन कर देते हैं। ये थी हमारी सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। हम देखते हैं क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर क्या होता है। क्लासेस आइडेंटिफाई कैसे की जाती हैं। सबसे पहले हमने यूज केस सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग सबसे पहले करते हैं और यूज केस टेक्स्ट लेते हैं। आप यूज केस टेक्स्ट की ग्रामेटिकल पार्सिंग की जाती है क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए। जब ग्रामेटिकल पार्सिंग की तो उसके अंदर से आपने नाउन आइडेंटिफाई कर लेने हैं। नाउन आइडेंटिफाई करने के बाद वो सब नाउन जो होंगे वो हमारा ये एक टेबल है जिसके अंदर हम इस कॉलम के अंदर पोटेंशियल क्लासेस में सब नाउन्स जो होंगे वो हमारे पोटेंशियल क्लासेस होंगे, मतलब वो क्लासेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। उसके बाद हम कैटेगराइज कर लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे नाउन्स को कि ये नाउन जो है रोल है, एक्सटर्नल एंटिटी है, क्या चीज है, और फिर उसे एक सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजारेंगे। उस सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजरने के बाद जहाँ तो वो नाउन एक्सेप्ट हो जाएगा एज ए क्लास या फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। जो नाउन पोटेंशियल क्लास है उसने या तो एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है क्लासेस। अब यहाँ पे जब आप करते हैं ग्रामेटिकल, आपने टेक्स्ट पढ़ा, यूज केस टेक्स्ट पढ़ने के बाद ग्रामेटिकल पार्सिंग उसकी की। इसका मतलब ये है कि हम उसे रीड करके उसमें से नाउन निकाल लेते हैं, वो सब नाउन हमारी क्लासेस होंगे। उसके बाद हम उसे क्लासिफाई कर लेंगे। क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं उनको सिलेक्शन, जैसे आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो एक क्राइटेरिया से गुजरते हो, अगर आपका एग्रीगेट उससे उस क्राइटेरिया से गुजरने के बाद जहाँ तो आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में या नहीं होता, तो आप उस क्राइटेरिया से गुजरते हो। इस तरह हम इन सब नाउन्स को एक क्राइटेरिया से गुजारेंगे, या तो वो क्लासेस बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे। यहाँ पे जैसे आपको एक टेक्स्ट किया हुआ है, सिंपल यूज से टेक्स्ट किया गया, ये आपकी प्रेसमैन की बुक से एग्जाम्पल दी हुई है। Safe home security function enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitor all the sensors connected to the security system and interacts with the homeowner through the internet, PC or a control panel। अब यहाँ पे क्या है, ये homeowner जो है इसकी ग्रामेटिकल पार्सिंग करते हैं टेक्स्ट की और इसमें से हम नाउन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें होमओनर सिक्योरिटी फंक्शन, होमओनर सिक्योरिटी सिस्टम, सेंसर्स, इंटरनेट, पीसी, कंट्रोल पैनल, ये सब हमारे पास नाउन है। अब जितने भी नाउन आइडेंटिफाई हुए, ये हाईलाइटेड जो नाउन है, ये सब हमारी पोटेंशियल क्लासेस होंगी। अब पोटेंशियल क्लासेस को देन हमने इन सब नाउन को पोटेंशियल क्लासेस में ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इनको क्लासीफाई करना है ये कौन सी क्लासिफिकेशन में लाई करती हैं, और फिर हम एक क्राइटेरिया, अभी मैं आपको बताती हूँ, उस क्राइटेरिया की बेस पे डिसाइड करेंगे क्या ये क्लास बनेगी या नहीं क्लास बनेगी। यहाँ पे हम क्लासेस क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सेकंड जो हमारा कॉलम था उसमें एक क्लास जो नाउन है जो आइडेंटिफाई हुआ है एज ए पोटेंशियल क्लास, या तो वो एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई और सिस्टम एक्टर जो सिस्टम के बाहर से इंटरेक्शन कर रहा है, या कोई चीज हो सकती है, रिपोर्ट जनरेट हुई है, स्क्रीन डिस्प्ले है, अक्रेंस या इवेंट हो सकती है। अक्रेंस इवेंट में क्या होती है, मूवमेंट कंप्लीट। फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि हर मंथ की 30th डेट को रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, तो ये एक अक्रेंस में आएगा, कंप्लीशन, मंथ कंप्लीट हुआ है। रोल जो है कोई हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो सकता है, प्लेस हो सकती है, स्ट्रक्चर। ये इस क्लासिफिकेशन में मैं इस सब को इसलिए जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप कर चुके हो। आपको ये भी लगेगा थोड़ा सा बोरिंग इस सेंस में लगेगा क्योंकि आपने ये सारा पहले पढ़ा हुआ है, एक दफा आप कर चुके हो, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको भूल चुके होंगे, या जिनकी बेस नहीं होगी, या जिन्होंने पहले ये वाला लेक्चर नहीं किया होगा, उनके लिए मैं ये रिवाइज करा रही हूँ। क्लास सिलेक्शन क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया से रिटेन इंफॉर्मेशन, क्या वो पर्टिकुलर नाम तो इंफॉर्मेशन रिटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट,
की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट का आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती हैं स्टूडेंट के सिस्टम में, तो रिटेन इंफॉर्मेशन की जा रही है। अगर टीचर की बात करते हैं तो टीचर का नाम, सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन भी सेव हो रही होती है। नाम, नीडेड सर्विस, क्या वो स्टूडेंट अपना काम पर कोई सर्विसेज करता है, स्टूडेंट एग्जाम देता है, असाइनमेंट देता है, तो सर्विसेज परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। एट्रीब्यूट उसके साथ लिंक होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। क्लास डायग्राम आपने पढ़ी होगी डेटाबेस के अंदर। क्लास डायग्राम में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस होते हैं, तो वो कोई उसके कॉमन एट्रीब्यूट हैं। जैसे कॉमन एट्रीब्यूट क्या होगा, जैसे स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, तो ये एक ऐसी चीज है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर आप हर स्टूडेंट की होती है। कॉमन एट्रीब्यूट है, कुछ कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हर स्टूडेंट एग्जाम देता है, हर स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट्स देता है, हर स्टूडेंट प्रोजेक्ट करता है, तो वो कुछ कॉमन ऑपरेशन उसके होते हैं। असेंशियल रिक्वायरमेंट, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जिसमें हमारे एक नाउन को क्लास बनने, पोटेंशियल नाउन को क्लास बनने के लिए ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन होती हैं जिसमें ये क्राइटेरिया तो हम उसे क्लास कंसीडर कर लेते हैं। अब लास्ट एग्जांपल में जो हमने पोटेंशियल क्लासेस आइडेंटिफाई की थी, हमने उनको उन सब नाउन को ग्रामेटिकल पार्सिंग करके उन नाउन को इस कॉलम में लिख लिया, देन हमने क्लासिफाई कर लिया उसको कॉलम, देन हमने देखा कि क्या वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रही है। अगर फुलफिल कर रही है तो उनको हमने क्लास के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब एट्रीब्यूट्स कैसे बनाए जाते हैं, जो नाउन आपके रिजेक्ट हो गए हैं इस क्राइटेरिया से गुजरने के बाद, जो क्लासेस नहीं बने, कुछ पोटेंशियल नाउन थे वो क्लासेस बन गए, कुछ ना क्लासेस नहीं बने, जो क्लासेस नहीं बने उनको हम एट्रीब्यूट बना देते हैं जो रिलेटेड क्लासेस के, जिनके साथ वो लिंक कर रहे हो। आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखते हो कि ये फॉर एग्जांपल एक मास्टर पासवर्ड है, मास्टर पासवर्ड जो है इधर, मास्टर पासवर्ड जो है वो रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्ट होके ये किसका बनेगा, ये सिस्टम किस क्लास का वो बन रहा होगा, जिस सिस्टम क्लास के साथ लिंक कर रहा होगा, तो हम इसको सिस्टम क्लास का वो बना देंगे। हम वो एट्रीब्यूट्स जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको एट्रीब्यूट बना देते हैं उन क्लासेस के। उसके बाद ऑपरेशंस, एट्रीब्यूट्स हो गए क्लास डायग्राम के अंदर, क्लासेस सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई, फिर उनके ऑपरेशन आइडेंटिफाई हो गए, फिर फिर उनके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो गए, फिर ऑपरेशन करने हैं। ऑपरेशन कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ऑपरेशन हम अगेन उसी टेक्स्ट की ग्रामेटिकल पार्सिंग करते हैं और उसमें से वर्ब आइडेंटिफाई कर देते हैं। जो वर्ब होते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है, इसको हमने दोबारा से पढ़ना है, हमने इस टेक्स्ट के अंदर से वर्ब निकालने हैं। अब मैं अगर द सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम एनेबल्स एक वर्ब है, द होम ओनर टू कॉन्फ़िगर एक वर्ब है, इंस्टॉल्ड एक वर्ब है, मॉनिटर्स वर्ब है। जितने भी वर्ब्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखें, जितने भी अंडरलाइंड टेक्स्ट है वो वर्ब्स हैं। वर्ब कोई भी काम वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो आपके ऑपरेशन बन जाएंगे जिन क्लासेस के साथ वो लिंक करते हैं। क्लास डायग्राम में सबसे पहले आपने क्लासेस आइडेंटिफाई की सिस्टम की, जिसको हमने ग्रामेटिकल पार्सिंग करके पोटेंशियल नाउन निकाले, फिर उसे क्राइटेरिया से गुजारा। अगर वो क्राइटेरिया को मीट कर जाता है तो वो क्लास बन जाती है, अगर नहीं मीट करता तो वो क्लास के एट्रीब्यूट बन जाते हैं। और फिर हमने सेम उसी टेक्स्ट की ग्रामेटिकल पार्सिंग करके उसमें से वर्ब निकाले, और वर्ब जो है वो उन क्लासेस के ऑपरेशन बन जाते हैं। सीआरसी कार्ड, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, इसमें हम क्या करते हैं, क्लास का नाम लिखा, क्लास की डिस्क्रिप्शन दी, क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब उसने क्या क्या काम परफॉर्म करना है, और वो अपना काम परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल ये काम है, इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए वाल क्लास पे डिपेंडेंट है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कैमरा क्लास पे डिपेंडेंट है। तो सीआरसी कार्ड में क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, इसमें देखा किया जाता है कि एक क्लास अपने काम परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है। ये हमारी हो गई क्लास बेस्ड मॉडलिंग। उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर आप दो तरह की डायग्राम बनाओगे, स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या होता है कि ये आपकी स्टेट डायग्राम हर क्लास की बनाई जाती है। आपकी क्लास किन किन स्टेट्स में हो सकती, एक क्लास है, अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्लासेस के हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, आपको पता होगा। अब वो ऑब्जेक्ट किन किन स्टेट्स में लाई कर सकता है,
मल्टीपल स्टेट होती है, जैसे माइक्रोवेव है उसकी आइडल है, हीट है, कुक है, कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। अब एक जो आपका क्लास है उसकी मल्टीपल स्टेट्स आप आइडेंटिफाई करते हो, और उस स्टेट में से एक टाइम पे एक एक्टिव स्टेट होती है, बाकी पैसिव स्टेट होती है जो करंटली रन हो रही होती है। सबसे पहले क्लास स्टेट डायग्राम बनाने के लिए आप इवेंट्स आइडेंटिफाई करते हो। यूज केस से आप इवेंट आइडेंटिफाई करते हो। इवेंट क्या होता है? जब एक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक इवेंट जनरेट होता है। इवेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, तो जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको हम इवेंट नहीं कर रहे, ये फिनोमेना के इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना जो है वो इवेंट कहलाता है। कुछ इवेंट एक्सप्लिसिट होते हैं, कुछ इम्प्लिसिट होते हैं। एक्सप्लिसिट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आप यूजर नेम आईडी देते हो, ये एक्सप्लिसिट इवेंट है। और इम्प्लिसिट इवेंट क्या होगा? जो डाटाबेस में बैकएंड पे कंपेयर होता है कि क्या इस यूजर नेम के अगेंस्ट यही पासवर्ड है, वो एक इम्प्लिसिट इवेंट होगा। स्टेट डायग्राम बनाते हो, स्टेट्स को राउंडेड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रांजिशन को एरो से शो किया जाता है, उसके ऊपर लेबल दिया जाता है। कुछ एक्टिव स्टेट होती हैं, कुछ पैसिव स्टेट होती हैं। ऑब्जेक्ट करंटली जिस स्टेट में लाई करता है वो एक्टिव होती है, और पैसिव स्टेट जो होती हैं, बाकी सारी स्टेट जो सिस्टम में होती है उनको पैसिव कहा जाता है। अब यहाँ से अगर हम इवेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो होम ओनर यूजेस द कीपैड टू की इन 4 डिजिट पासवर्ड, द पासवर्ड इज कंपेयर्ड। अब यहाँ पे एक तो की इन किया जा रहा है, एंटर पासवर्ड, उसके बाद कंपेयर्ड पासवर्ड, उसके बाद क्या करता है? इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट द कंट्रोल पैनल विल बीप। इनकरेक्ट केस में डिसीजन लिया जा रहा है, डिसीजन के बेस पे इनकरेक्ट केस में क्या करना है? बीप वंस एंड रीसेट इटसेल्फ एडिशनल इनपुट, रीसेट कर देता है, दोबारा रीडिंग की स्टेट में आ जाता है। इतना पासवर्ड इज सेट द प्रोसेस वेट फॉर फर्दर एक्शन आपने क्या परफॉर्म करना है। अब यहाँ से आप इवेंट आइडेंटिफाई कर लेते हो इस तरह के, हमने ये एक इवेंट है जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, यूजर ने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया है। इसकी बेस पे आपने स्टेट डायग्राम बनाई है। सबसे पहले आपका क्या है कि हिट की, जैसे उसने कहा था यूजर आईडी पासवर्ड, आप रीडिंग स्टेट में है, सिस्टम रीडिंग, ये एक स्टेट हो गई। उसके बाद कंपेयरिंग स्टेट में आ गया बैकएंड पे। उसके बाद अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो दोबारा रीडिंग स्टेट में चला जाएगा, दोबारा से एंटर करो। अगर फिर इनकरेक्ट है तो दोबारा रीडिंग स्टेट में। अब अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज, जैसे आपने मोबाइल पे रखी होती है पासवर्ड इनकरेक्ट होने की, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज फुलफिल हो गई, पूरी हो गई हैं, तो उसके बाद वो लॉक कर देता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राई के बाद लॉक कर देगा सिस्टम को। लॉक का एक टाइमर रखा होगा, जैसे 30 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल लॉक कर दो, और 30 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा रीडिंग स्टेट में सिस्टम आ जाए। अगर पासवर्ड करेक्ट है तो सिलेक्टिंग स्टेट में आ जाए। ये आप क्लास स्टेट डायग्राम जो है वो क्लास की बनती है। ये कंट्रोल पैनल क्लास की स्टेट डायग्राम हमने बनाई हुई है, जिसमें ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट इसमें से किसी एक स्टेट में रिसाइड कर रहा होता है, वो एक्टिव स्टेट होती है, बाकी पैसिव स्टेट होती है। सीक्वेंस डायग्राम जो होती है वो इस ये जो सिस्टम, ये सारा चीज है, इसी को आप टाइमिंग के लिहाज सीक्वेंस के फॉर्म में बता रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, एक तो ये अपने काम परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस के साथ भी इंटरेक्ट कर रही होती है। आप जैसे कंपेयरिंग के लिए बैकएंड सिस्टम क्लासेस से देखा जा रहा है, और उसके बाद सेंसर क्लासेस को एक्टिवेट किया जा रहा है। अगर करेक्ट हो जाता है तो जिस सेंसर क्लास से, सिस्टम क्लास से, होम ओनर क्लास से, सीक्वेंस डायग्राम ये भी दिखाती है कि ये अपने काम परफॉर्म करते हुए किन दूसरी क्लासेस से लिंक हो रही है, और इसके अलावा ये किन किन स्टेट में रिसाइड कर रही है। हमारे पास है फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आती है, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या किया जाता है कि डाटा क्या है आपके सिस्टम में, इनपुट्स कौन सी आ रही हैं, आउटपुट कौन सी जनरेट हो रही है, प्रोसेसिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं, ये हम करते हैं। डीएफटी बनाते हैं, किस लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे, एनालिसिस स्टेज पे किया जाता है। और करते क्या हैं, हम सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं, सिस्टम में डाटा के फ्लो को दिखा रहे होते हैं, सिस्टम में इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। सिस्टम को डिकम्पोज किया जा रहा होता है, डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू मैनेजेबल साइज प्रॉब्लम। अब छोटे छोटे में डिवाइड करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ना रहे, आपको सिस्टम उसका समझ आ जाए।
इसमें मेनली क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सटर्नल एंटिटी होती है, प्रोसेस होता है, डाटा स्टोर होता है, डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो को हम एरो से शो करते हैं, डाटा स्टोर को आप डेटाबेस ऐसे डबल लगा के शो करते हैं, हम दिखाते हैं। प्रोसेस को आप राउंडेड से शो कर देते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी आपकी जो इनपुट आ रही होती है, ये हमारी एक्सटर्नल एंटिटी, आउटसाइड एंटिटी है। कोई भी सिस्टम के बाहर से इनपुट तो आ रही होगी कहीं से, वो डाटा फ्लो को एरो से शो करते हैं। और एरो को लेबल होता है, डायरेक्टेड होता है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं डीएफटी के। कॉन्टेक्स्ट लेवल या जीरो लेवल, लेवल जीरो भी कहते हैं इसे, या कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, इनपुट और आउटपुट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ लेवल 1 होता है, इसके अंदर आप जो एक प्रोसेस होता है उसको सब डिवाइड कर देते हो प्रोसेसेस में। लेवल 2 में आप इसमें से एक प्रोसेस को इंडिविजुअली प्रोसेस को उठाते हो, जो आपको कम्प्लेक्स लगता है उसको सब डिवाइड ब्रेक डाउन करते जाते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किस लेवल तक जाना है, जहां तक आपको लगे कि आपको समझ आ गई है, जहां प्रोसेस कम्प्लेक्स नहीं रहते उस तक आप ब्रेक डाउन करते रहते हो। जीरो लेवल आइडेंटिफाई द सिस्टम बाउंड्री और एक्सटर्नली। इसमें मेनली क्या होता है, आप इन लेवल कॉन्टेक्स्ट लेवल के अंदर, जो कॉन्टेक्स्ट लेवल की डीएफटी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को एक प्रोसेस बताते हैं, एक बबल के अंदर पूरे सिस्टम का नाम लिखते हैं। और मेनली हमारा काम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिफाइन करना, एक्सटर्नल लिंक्स डिफाइन करना। लेवल 1 के अंदर हम जो हमारा एक बबल होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, मेन ओवरव्यू ऑफ फंक्शन, मतलब मेन उसके अंदर कौन से प्रोसेसेस हैं। लेवल 2 के अंदर हम एक प्रोसेस, एक एक इंडिविजुअल प्रोसेस को उठा के ब्रेक डाउन कर देते हैं। हार्ड टू फाइंड नाउ वेयर टू स्टॉप। अब हमें नहीं पता लेवल 2 तक जाना है, 3 तक जाना है, 4, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहां तक आपको लगे, जैसे मैंने कहा है कि आपको लगता है कि कम्प्लेक्स है कोई सिस्टम, तो आप उसको ड्रिल डाउन, ब्रेक डाउन कर लें। अब रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर आपके प्रोसेस, किसी प्रोसेस के अंदर 8 डाटा फ्लो, आपके इनपुट और आउटपुट जो है दोनों को मिला के अगर 8 या 8 से ज्यादा लिंक्स है, तो डेफिनेटली वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसको ब्रेक डाउन जरूर करना चाहिए। लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट लेवल कहते हैं, मॉडल सिस्टम एज वन प्रोसेस विच रिप्रेजेंट्स द स्कोप ऑफ सिस्टम। जैसे मैंने बता दिया एचआर सिस्टम, मैंने एक बबल बनाया, उसके अंदर एचआर लिख दिया, इसके अंदर इनपुट कहाँ से आनी है, एचआर मैनेजर क्या इनपुट दे रहा है, डिस्प्ले कंट्रोल डिस्प्ले से क्या डाटा एंटर कर रहा है, यहाँ आपके पास अटेंडेंस आ रही है, क्या चीज आ रही है, इनपुट आउटपुट क्या जनरेट हो रही है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है, वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होती है। लेवल 1 ओवरव्यू डायग्राम, ओवरव्यू ऑफ फुल सिस्टम। इसमें आपका जो एक बबल आपने प्रीवियस में बनाया था उसको आप मेजर प्रोसेसेस डिफाइन कर देते हो। और डाटा स्टोर अगर इसके अंदर होता है, डाटा सेव किया जा रहा है, प्रोसेसेस के अंदर यूटिलाइज होने वाला डाटा सेव किया जा रहा है, तो डाटा स्टोर रिप्रेजेंट कर देते हो। लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 1 प्रोसेस इज एक्सपेंडेड इनटू मोर डिटेल। लेवल 1 के अंदर जो आपने प्रोसेस है उनको बिल्ड डाउन कर दिया था। अच्छा, कुछ टूल्स हैं नंबरिंग के लिए, डीएफटी की लेबलिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए। नंबर क्या है, जब आप प्रोसेसेस को डिफाइन ड्रिल डाउन, सबसे पहले आपका एक बबल था लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट लेवल में एक बबल था। उसके बाद आपने उस प्रोसेसेस, एक प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेस बन गए, तो आप उनको नंबर कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 से। फिर उसके बाद लेवल 2 के अंदर आके आगे नंबर कैसे देंगे, फॉर एग्जांपल 2 में क्या होता है, एक बबल को एट ए टाइम आप करते हो। 2 में जैसे मैंने 2 वाला बबल उठाया, मुझे ये लगा है कि ये वाला प्रोसेस जो है थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो मुझे इसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो इसमें 2.1 2.2 2.3, अगर 2 बबल के आगे 5 सब प्रोसेस बनेंगे तो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 होंगे। नंबरिंग इस तरह से दी जाती है, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। डाटा स्टोर को नंबर D1 D2 D3 से दिया जाता है। लेबलिंग करने के लिए क्या है कि सिंपली के लेबल जो होते हैं वो शार्प होने चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, जो कि जिस काम के लिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए। बैलेंसिंग एंड डाटा स्टोर बैलेंसिंग क्या है, एनी डाटा फ्लोज एंटरिंग और लीविंग। अच्छा, एक एक प्रोसेस है, उसके अंदर 2 इनपुट्स आ रही हैं, 3 आउटपुट जा रही हैं। जब मैंने इस प्रोसेस को सब डिवाइड कर दिया, तो तब भी 5 प्रोसेस बनाए हैं, उसके अंदर वही 2 इनपुट्स आ रही होंगी और 3 आउटपुट जा रही होंगी। फिर उसके अंदर अगर एक सब प्रोसेस उठाऊंगी तो उसके अंदर अगर एक इनपुट और 2 आउटपुट
है तो मुझे उसी तरह से उसे बैलेंस करना है। आप कोई भी डीएफटी बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक क्या करना है, पूरे सिस्टम को एक सिंगल बबल लिख देना है लेवल 0 पे, और उसकी इनपुट्स, प्राइमरी इनपुट्स और आउटपुट्स आइडेंटिफाई कर लेनी है। फिर आपने जो सिंगल बबल है उसको रिफाइन करना है प्रोसेसेस के अंदर, कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। लेबल करना है, मीनिंगफुल लेबल होने चाहिए। कंफर्मिटी, ये वो बैलेंसिंग वाली बात है। और रिफाइन वन बबल एट अ टाइम। अब यहाँ पे जैसे आपकी जो प्रेसमैन की बुक से एग्जांपल ये है, सेम होम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट लेवल है, जीरो लेवल, लेवल 0 और कॉन्टेक्स्ट लेवल, इसमें हमने पूरे सिस्टम को एक बबल में बनाया और इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन कर दी। उसके बाद लेवल 1 के अंदर आके हमने देखें कंफर्मिटी रखनी है, बैलेंसिंग करनी है। ये इनपुट्स 2 थी और ये 3 आउटपुट जनरेट हो रही थी। अब ये हमारा जो एक बबल था उसके ये 1 2 3 4 5 6 बबल, उसके सब प्रोसेसेस 6 बन गए हैं। ये पूरा हमारे पास एक बबल था और इसके ये 6 सब प्रोसेसेस बन गए हैं। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सब प्रोसेस बन गए हैं। ये हमारी नंबरिंग इस तरह से होगी। जब हम लेवल 2 में आएंगे तो उसमें हमने लेवल 2 में क्या किया, हमें लगा कि ये हमने यहाँ से एक प्रोसेस उठाया। हम कहते हैं जैसे मॉनिटर सेंसर जो है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम कहते हैं इसके अंदर 2 इनपुट्स आ रही हैं, 3 आउटपुट जा रही हैं, 5 हैं। हमें लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बाकी सारे इंटरेक्ट विद यूजर आसान है। प्रोसेस पासवर्ड क्या करेगा, हमें समझ आ गई है इसकी वर्किंग। जब जब हमें वर्किंग समझ आ गई है तो ठीक है। ये मॉनिटर सेंसर के अंदर क्या हो रहा है हम इसके अंडरस्टैंड, क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स आउटपुट हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब लेवल 2 पे हमने इस प्रोसेस को उठाया 1 2 3 4 5 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल ये 6 प्रोसेस है और हम इसको उठा के अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। अच्छा देखें एक बात, 6 प्रोसेस है, ये इसके अंदर एक इनपुट आ रही है इधर से, एक इधर से आ रही है, 2 इनपुट्स और 3 आउटपुट्स है। तो इधर भी जाके क्या होगा, एक 2 इनपुट्स आ रही हैं कन्फिग्रेशन, ये डाटा स्टोर से, और ये सेंसर से इनपुट, और 3 आउटपुट जनरेट हो रही हैं जो कि सेंसर डिस्प्ले को जा रही है, अलार्म को, टेलीफोन लाइन को। और इसको हम सब प्रोसेस में डिवाइड करें, ये अब 6.1 बनेगा, 6.2 6.3 6.4 6.5, क्योंकि इसका मेन जो प्रोसेस था वो 6 था। इस तरह हम नंबरिंग देते हैं। ठीक हो गया। ये एक लेक्चर था लेबोरेशन पे जिसको मैंने जल्दी से किया है, इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आप सब लोग पहले कर चुके हो। मैंने आपको एक बेस बनाने के लिए, ताकि अगला हम इस पे स्टार्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाए, इसलिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। आप सब ये लेक्चर सुन लीजिएगा, इसमें कोई भी मसला हुआ तो वो मुझसे पूछ लें। और बस आज के लिए